देखो एक बार क्विक रिवीजन ले लो सेंटर ऑफ मास का, क्या क्या आपने पढ़ा था। ये कल मुझे लगता है बहुत ज्यादा चीज मैंने पढ़ा दी थी, बहुत सारी चीजें पढ़ा दी थी, है ना। मैंने रिकॉर्डिंग भी चेक करी, 1 घंटा 42 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, 2 घंटे की क्लास हो गई थी लगभग लगभग। वेल सेंटर ऑफ मास होता क्या है इसके बारे में बात करें। वो सर व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब मैंने सीधी बात में एक ही बात कहा था भाई, क्या सारा का सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। ये जरूरी नहीं है कि ये सेंटर आपका रियल हो, ये इमेजिनरी भी हो सकता है। इमेजिनरी का मतलब इस मास कहीं और है, उस जगह पे किसी तरह का कोई मास प्रेजेंट भी नहीं है, बट फिर भी वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास है, वहां पे सारा मास उसका कंसंट्रेटेड है, ठीक है। वैसे एग्जांपल हमने कौन सा देखा था, रिंग का। कौन सा था हमारा रिंग का, कहां गया भाई, ये रहा। इट कैन बी इमेजिनरी, जैसे कि ये रिंग था, रिंग का सेंटर ऑफ मास हमने कहा देखा था सर, इस जगह पे, इस पॉइंट पे। हालांकि रिंग तो सर बस इतना ही है, इसका मास कहां आ रहा है, यहाँ पे, जब पूरा एम्प्टी स्पेस है। तो इट कैन बी इमेजिनरी, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब सिंपल सा वर्ड ये है सर, जहां पे सारा का सारा मास हम कंसंट्रेटेड मानते हैं, ठीक है। और अगर उस पॉइंट को आप बैलेंस कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा मास क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तुमने देखा होगा बैलेंसिंग ईगल, मेरे पास रखा हुआ भी है। उसको कैसे बैलेंस कर लेते हैं, उसकी चोंच से। उसका सारा का सारा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वहां पे शिफ्टेड है, ठीक है। जाओ लेके आओ, दिखाता हूं तुम्हें, मेरे टेबल पे होकर रखा हुआ। ऑफिस में डायरेक्ट जाओ, बस ले आना। हाँ, तो मैंने क्या कहा भाई कि सारा का सारा मास वहां कंसंट्रेटेड होता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बात जो आपको याद रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर हो, ठीक है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, सर ये एक पेन है, अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मैं कहां से बैलेंस करूंगा, इस तरीके से बैलेंस करूंगा, इसके सेंटर से करेंगे। सही बात है, ये सिमेट्रिकल शेप है तो इसका आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर सिमेट्रिकल शेप नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, लॉक नहीं होगा, ओपन कर। अगर सिमेट्रिकल शेप नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो सर जिधर की तरफ ज्यादा से ज्यादा मास है उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जिधर कम मास है उधर से दूर जाएगा और जिधर ज्यादा मास है उधर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक टर्म समझाया था आपको, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है, सिंपली एक पार्टिकल है एम पार्टिकल, वो किसी भी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। दैट इज, आप सिंपली इतना याद रख सकते हो सर, इट इज एम इंटू आर, मास इंटू पोजिशन वेक्टर, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, हाँ ये आ गया हमारा ईगल, ईगल ही चाहिए, हाँ उसे वहीं रख दो। लाइक ये जो चीज है, अब यहां पे अगर इसका कोई सेंटर ऑफ मास पूछे तो सेंटर ऑफ मास इसका कहां पे होगा। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं सर, यहाँ पे होगा, बीच से करेंगे बैलेंस, है ना। लेकिन तुमने फिजिक्स पढ़ ली है, तुम्हें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से आता है, तो तुम क्या कहोगे, पहले तो सर मैं इसको देखूंगा और देखने से मुझे लग रहा है सर ये जो पीछे है ना बहुत हल्का है, फिर आगे की तरफ ना ये मोटा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे और आगे ये जो इसकी विंग्स है ना ये और भी ज्यादा मोटे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा मास कहाँ है, यहाँ पर है आगे की तरफ। मतलब सर इसका सेंटर ऑफ मास ना बीच में नहीं होकर के कहीं आगे शिफ्ट होगा। सबसे आगे वाला पॉइंट आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो अगर मैं यहां से इसको उठाऊं तो सर ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है किधर की तरफ, जिधर की तरफ ज्यादा मास है। समझ गए बात को, लो भाई, तो यहां पे ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब वहीं पे हमारा एक टॉपिक था सर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल्स है अलग अलग जगह फैले हुए हैं। इन सबका अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये सारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, कैसे निकालेंगे सर, इट इज सिंपली समेशन ऑफ मास मूवमेंट अपॉन में टोटल मास। समेशन ऑफ मास मूवमेंट दैट इज, मैंने कहा था मास इनटू डिस्टेंस, एम आर, m1 r1 m2 r2 m3 r3, जितने भी मास होंगे mn rn अपॉन में टोटल मास m1 m2 m3, ये सारे। ये हो गया आपका आर सेंटर ऑफ मास। अगर आपको कोई कहे कि सर एक्स एक्सिस का निकाल के बताओ, तो एक्स एक्सिस में सिर्फ एक्स लेना, x1 x2 x3 xn। अगर y एक्सिस का कहे तो y1 y2 y3 yn। अगर z एक्सिस का कहे तो z1 z2 z3, ठीक है। इसके बेसिस पे आपने क्वेश्चंस कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। इस पे बहुत आसान सा सवाल बन के आता है। उसके बाद
प्रूव दैट समेशन ऑफ मास मोमेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। ठीक है, ये रिजल्ट तुम याद रख सकते हो, ये मैंने प्रूव कर दिया है। ठीक है, हालांकि तुम रिजल्ट याद रख सकते हो कि हाँ सर, अगर किसी की भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास से उसका मास मोमेंट निकाले, ठीक है, तो वो जीरो आएगा। आगे बढ़ते हैं, समेशन ऑफ मास मोमेंट। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मासेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहूंगा इस टॉपिक को, मैंने इसे आपसे क्वेश्चन भी करवाया था ना, याद होगा आपको। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मासेस में ये रिजल्ट याद रखना ज्यादा जरूरी है। एक तो सर x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू m2 बाई m1। ये कब का केस है? जब आपका सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। तो x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू m2 बाई m1, और यहीं पे मैंने लिखा है कि जो x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। x क्या है? x वो डिस्टेंस है m मास की सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, जैसे लेट सपोज ये सेंटर ऑफ मास है और ये एक m रखा हुआ, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? x है, और ये x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m मास के। मतलब जितना ज्यादा ये m मास बढ़ेगा उतना डिस्टेंस ये कमेगा। ये बात अभी हमने देखी ली है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बात लिखा था, सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड क्लोजर टू हैवियर मास एंड फार अवे फ्रॉम लाइटर मास। करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है। अगर तुम्हें यहां से ये पोजीशन निकालनी कितनी होगी, तो m2 डी बाई m1 प्लस m2। अगर ये पोजीशन निकालनी है तो m1 डी अपान में m1 प्लस m2। मतलब अगर m2 का पोजीशन निकालना है तो तुम्हें मास कौन सा यूज करना है बच्चों? m1 वाला। और अगर m1 का निकालना है तो मास कौन सा यूज करोगे? m2 वाला। ये मैंने पूरी कैलकुलेशन करके निकाली थी, यहाँ तुम्हें दिख रही कैलकुलेशन। ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ मास करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सवाल थे आपके जो निकालने को मैंने कहा था। हाँ, उसी में देखो एक ये क्वेश्चन था, ये इस क्वेश्चन से तुम समझ पा रहे थे कि हाँ सर, सेंटर ऑफ मास होना यहाँ चाहिए था, बट ऊपर के मासेस ज्यादा हैवी हैं, इस वजह से ये ऊपर की तरफ क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। ठीक है, आगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। मतलब देखो अभी तक तो अलग अलग पार्टिकल्स इधर उधर हैं, कुछ ही पार्टिकल्स होते थे, हम लोग उसका समेशन ऑफ मास मूवमेंट अपॉन में टोटल मास करके सेंटर ऑफ मास निकाल दे रहे थे। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी आ गई, मतलब इसमें ढेर सारे एम मास के पार्टिकल्स है, बहुत सारे एम मास के पार्टिकल्स है, और अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, इंटीग्रेशन डीएम आर अपॉन में इंटीग्रेशन डीएम। कैसे लिखे थे सर? जो बेसिक फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ मास मूवमेंट। अब इसमें बहुत सारे मास होंगे, तो मैंने क्या किया, एक छोटे से मास को पकड़ा और वो छोटे से मास को पूरा जोड़ दिया। छोटा सा मास हमारा डीएम हो गया, उस पर इंटीग्रेशन लगाओगे। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या है? उन सबका ऐड, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ दिया हमने, इनटू आर। आर क्या है आपका? वो छोटा सा जो डीएम मास है उसकी पोजीशन कहाँ है उसको पता कर लो, अपॉन में इंटीग्रेशन डीएम या फिर कह लो टोटल मास। फिर इसी के मदद से हमने निकाला था सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। इसका डेरिवेशन तुम्हारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को ठीक करने के लिए था कि सर इंटीग्रेशन में लिमिट क्या बैठा है। हालांकि तुम रिजल्ट सिर्फ याद रख सकते हो क्या कि इसका सेंटर ऑफ मास जो आता है वो आता है L/2 पे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ x सेंटर ऑफ मास है, y सेंटर ऑफ मास इसमें नहीं है। आगे अगला रिजल्ट था आपका, अच्छा इसी के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई भी सिमेट्रिक फिगर है, कोई भी अगर सिमेट्रिक फिगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। लाइक ये कोई दे दिया डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, कुछ भी ऐसा सर्कुलर है, ये सिमेट्री कहाँ से आपको दिख रही है सर? यहाँ से। ये सिमेट्री तो है ही, अगर सिमेट्री है तो इसका कहाँ होगा आपका सेंटर ऑफ मास? बिल्कुल इसके ज्योमेट्रिकल ऑफ सेंटर पे। सेम ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे और इसका भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ठीक, अब अगर सर मान लेते हैं हमारा फिगर सिमेट्री नहीं है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग। सिमेट्री तो नहीं है, तुम कहोगे सर ऐसे काट दो सिमेट्री हो जाएगा, हाँ? चलो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग, मुझे इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालेंगे? अगले पेज में करके दिखाया था क्या? वो तो एक सवाल हो गया। अगेन जो मैंने बताया, इंटीग्रेशन डीएम अपॉन में एम ले लो। अब किसी का भी सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पहले उसके सेंटर से एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लो। ये वाला पॉइंट तुमने फिक्स कर लिया, ये हो गया सर 0,0। यहां से तुमने एक आर डी थीटा कट करी,
डेरिवेशन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट याद रखो। एक्स सेंटर ऑफ मास 0 आएगा, वाई सेंटर ऑफ मास आएगा 2r/π। मतलब कि अगर एक यूनिफॉर्म हाफ रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, 0,2r/π। मतलब सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में उसका सेंटर ऑफ मास देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि रिंग कहां है सर, रिंग तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे है, रिंग तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे है। ठीक है, बट ये जो पॉइंट है ये उससे बाहर आ रहा है, तो ये इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास है। देन इसी के बेसिस पे क्वार्टर रिंग का भी तुम याद रख सकते हो, r/π। ये सारे रिजल्ट्स तुम याद रख लेना, क्वेश्चंस में काम देंगे। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क, अगर हाफ डिस्क का निकालना है, ये भी बस तुम रिजल्ट याद रखो, डेरिवेशन बस मैंने लिमिट के लिए बता दिया था। ठीक है, डेरिवेशन में तो तुम लोग कर ही लोगे, उतना तो हो चुका है प्रैक्टिस। देख के डर तो नहीं लग रहा तुझे, एब्सेंट थी हैं, ये क्या क्या चीजें इतनी, हैं? चलो गुड वन, अगर 11th में पढ़ा है तो। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर पर कुछ नहीं बच्चों, ज्यादा परेशानी होना, तुम्हें बस रिजल्ट याद रखो, कितना हो जाएगा, r/2। देखने में लगता है पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन नॉर्मली है। अब दोबारा इनको एक्सप्लेन करूंगा, टाइम ज्यादा चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट याद रखो, कितना होगा, r/2 होगा। x आपका 0, y आपका r/2। आगे बढ़ेंगे, कुछ मैंने रिजल्ट आपको कहा था कि याद रख लेना, जैसे सॉलिड कोन हो गया तो सॉलिड कोन का 3h/4 h/4। एक मैंने और भी तो कहा होगा, सॉलिड स्फीयर का नहीं कहा था मैंने, है सॉलिड कोन सॉलिड स्फीयर नहीं लिखा था तुम लोगों ने? अच्छा, मैंने बोल के लिखवा दिया था। अच्छा चलो यहां भी लिख देता हूं, सॉलिड स्फीयर है तो उसका कितना होगा, सॉलिड स्फीयर नहीं, सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर है तो कितना हो जाएगा, पूरा भरा हुआ है इस तरीके से, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपका आएगा 3r/8। ये वैल्यू याद रख लेना, अभी पता चलेगा क्यों मैं कह रहा हूं याद रखने के लिए, क्वेश्चंस करेंगे जब अपन। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट विथ कैविटी। ठीक है, कैविटी का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। जैसे ये एक बॉक्स है और इसमें ये मैंने गोल सा ढक्कन काट दिया, ये पूरा खाली है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो मैंने बताया था आपको कि भाई इसको दो भागों में मान लो, एक पूरा इसको ऐसे मान लो, एक ये पूरा खाली मान लो। अगर इसका मास, अच्छा ये ऐसे लॉजिकली गलत है बट मैथमेटिकली थोड़ा हम सही मान सकते हैं। सिग्मा है तो इस पूरे को मैंने सिग्मा ले लिया और इसका मैंने माइनस का सिग्मा ले लिया। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो कह सकते हैं सर मास तो आप नेगेटिव कैसे मान सकते हो मास, बस मैंने मैथ्स को लगाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव मान लिया है। बाकी तुम रिजल्ट याद रख लेना, कैसे निकलेगा कैविटी का, सर वो निकलेगा ax माइनस a1x1 अपॉन a माइनस a1, y का ay माइनस a1y1 a माइनस a1। a क्या है यहाँ पे, a आपका एरिया है, x क्या है आपका x कोऑर्डिनेट, y क्या है आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके बेसिस पे जो सवाल हुआ था वो ज्यादा सही था। लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, उसमें मैंने एक कैविटी कट कर ली, तो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। पहले मैं x सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, क्या है फॉर्मूला, a इंटू एक्स। एरिया क्या है सर, अगर इसका रेडियस r है तो पूरे का एरिया हो गया πr²। इसका मैंने यहाँ ओरिजिन मान लिया तो ये हो गया 0। दूसरे वाले का एरिया कितना होगा, अगर ये r/2 रेडियस है, ऑफ कोर्स ये बात है πr²/4। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, r/2 हो गया, अपॉन में पहले वाले का एरिया माइनस दूसरे वाले का, तो πr² माइनस πr²/4, ये निकल के आ गया। ठीक है, रिवाइज हो गया सारा। सेकेंड सवाल भी कुछ इस तरीके से ही था। एक सेकंड जरा बच्चों, हेडिंग दीजिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चों, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को ढंग से, आपको मैंने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखवा दिया था, क्या था सर वो, सर पोजीशन आपका आया था फॉर्मूला r सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3
प्लस डॉट 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 mn rn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। यही था तुम्हारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर मैंने बता दिया था आपको, ये चीज डिस्कस किया था मैंने पहले ही, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सटर्नल फोर्स के वजह से आगे मूव कर रहा है, तो जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस भी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, वो वेलोसिटी किसकी होगी? सेंटर ऑफ मास की होगी। सेंटर ऑफ मास भी उसी हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास उसी हिसाब से वेलोसिटी रख रहा होगा, उसी हिसाब से एक्सेलरेशन रख रहा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मोशन हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी आएगी। तो वेलोसिटी अपन कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को ना dt से डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स m1d r1 बाई dt प्लस m2d r2 बाई dt प्लस m3d r3 बाई dt प्लस mn d rn बाई dt अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नाउ व्हाट इज डी r1 बाई dt? पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है सर? वेलोसिटी। ये क्या निकल के आ जाएगा सर? दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 mn vn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। मतलब कि हर एक पार्टिकल की आपको बस वेलोसिटी लिखनी है, m1 v1 m2 v2 m3 v3 प्लस mn vn अपॉन में m1 m2 प्लस m3 प्लस mn। समझ गए? जैसे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में आप बस पोजीशन के साथ चलते थे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में आप वेलोसिटी के साथ चलोगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? क्या अब सारे बच्चे बोल सकते हैं क्या, या मुझे डिफरेंशिएट करके दोबारा दिखाना है? क्या करेंगे सर? डीवी बाई डी कर दोगे। डीवी बाई डी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर निकल के आएगा। ए सेंटर ऑफ मास विल कम्स आउट m1a1 m2a2 m3a3 mnan अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। ठीक है, बात आगे समझ में? ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा, ये आपका पोजीशन हो जाएगा। तीनों के तीनों रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, अगर आपको पोजीशन निकालना है r1 r2 r3 r4, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है v1 v2 v3 v4, करेक्ट। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है a1 a2 a3 a4। समझ के बात को? चलो इसको नोट करो फटाफट, कुछ सवाल कराएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलो लो, एक सिंपल वाला सवाल लिख लो। सवाल है, अब चूंकि सिंपल की डिमांड है तो लो। यहां पे एक 2 ग्राम का मास है, वो आगे बढ़ रहा है। अब मान लो इसने डिस्प्लेस ये जो किया वो है मान लो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक काम करते हैं ना, थोड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसको मान लो 10 सेंटीमीटर, और मान लो यहाँ 10 ग्राम का मास है, और वो इधर की तरफ आया है, वो है कितना? 2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले ये इस पोजीशन पे थे, एक आगे की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट होगी, वो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी निकालिए। प्लीज एक सिंपल सा सवाल करिए। देखो सिंपल सा सवाल क्या है, 22 ग्राम 10 सेंटीमीटर आगे गया। ठीक है, और 10 ग्राम 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो क्या करोगे?
सर आर सेंटर ऑफ मास है m1 r1 m2 r2 m3 r3 mn rn, पुट कर दो यहाँ पे सर आर सेंटर ऑफ मास जो है 2 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर इधर गया, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है सर पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, इसे अपन क्या बोलेंगे आई कैप, प्लस m2 r2, m2 कितना है 10 है, r2 कितना है, r2 कितना है भाई 2 सेंटीमीटर है, डायरेक्शन क्या है सर नीचे आ रहा है, अगर ऊपर जेड कैप है तो नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ जे कैप, नेगेटिव ऑफ जे कैप अपॉन में टोटल मास कितना हो गया 12, तो क्या हो गया बच्चों 20/12 आई कैप माइनस 20/12 जे कैप। समझ आया, इतना सिंपल सा सवाल, ठीक है। अब एक अच्छा सवाल देख ले भाई, चलो इसको नोट कर लो, एक अच्छा सवाल भी रेडी है, नोट हो चुका है ऑलरेडी, अच्छा खुद ही कर लिए थे, चलिए सवाल है ज्यादा भी अच्छा सवाल नहीं है, कर भी सकते हो, ऐसा सवाल नहीं है कि तुमसे ना हो। ये 2 kg का मास है, ये 3 kg का मास है, ठीक है, और ये 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रही है, तो ऑफकोर्स ही बात है इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा होगा, है ना, या सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताओ, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं, पूरा सिस्टम। निकालो, 5 से इधर जा रहा है, 5 से, चलो देखते हैं यहां पे सर 5 मीटर पर सेकंड से ये नीचे आ रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है 5 मीटर पर सेकंड से ये आगे जा रहा होगा, है ना, स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स्ड है, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये इस तरीके से आगे जा रहा होगा। मुझे क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑफकोर्स सर m1v1 प्लस 2 ऑब्जेक्ट है तो m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 5, डायरेक्शन किधर है सर आई कैप, प्लस m2 कितना है 3, वेलोसिटी कितनी है 5, डायरेक्शन किधर है सर नेगेटिव ऑफ जे कैप, अपॉन में टोटल मास कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, कितना आ गया सर 10 आई कैप प्लस 15 जे कैप, माइनस कर दो, माइनस का 15 जे कैप, नेगेटिव था यहाँ पे, अपॉन में 5, यानी आंसर आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का 5 इधर 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप, यही आपका आंसर। दूसरा मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि भाई मोमेंटम बता दो मुझे, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, टोटल मास कितना है सर 5, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप, ये कितना हो गया 10 आई कैप माइनस का 15 जे कैप। अभी आया समझ, आसान था ना सवाल, बहुत अच्छा बेटा, एक सवाल और लिख फिर, एक सवाल और लिखो अगर आसान लगा है। हाँ सवाल आसान ही है, बस एक बार कर लेना जरूरी होता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक बार कर लिए। ये m1 है, ये m2 है, ठीक है, और नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, दिया हुआ है आपको a, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, निकालिए, सोचिए और निकालिए। चलो मैंने कह दिया ये a नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने यहां पे कह दिया कि भाई m1 जो है इज ग्रेटर देन m2, तो मुझे बताओ कितना होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, निकालो। देखो सॉल्यूशन देखो, पहले मैं मान लेता हूं कि जो इसकी एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये m1 बड़ा है और m2 छोटा है, ऑफ कोर्स ये बात है
इधर नीचे की तरफ आ रहा होगा, वेट इसका ज्यादा है। तो लेट सपोज इधर की तरफ आपका एक्सेलरेशन है ए, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकाल लेते हैं भाई, क्या क्या होगा, ये इधर आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ये ए ऊपर जा रहा होगा, ये ए नीचे आ रहा होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने क्या पढ़ा सर, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन में m1 प्लस m2। निकालो क्या आ जाएगा सर, m1 इधर की तरफ एक्सेलरेशन है a, तुम्हें पहले ना फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर तुमने ऊपर पॉजिटिव माना है तो नीचे क्या हो गया तुम्हारा, नेगेटिव हो गया। तो ऑफ कोर्स की बात है सर, ये तो हो गया आपका m1 नेगेटिव ऑफ a प्लस m2 पॉजिटिव ऑफ a। ये बात क्लियर है सर? आपने ऊपर मान लिया ऊपर जाने वाली चीज सारी पॉजिटिव, नीचे आने वाली सारी चीजें नेगेटिव। तो नीचे आ रहा है ये a, तो ये हो गया माइनस का, ये ऊपर जा रहा है तो ये हो गया प्लस का, अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहां से जो ए सेंटर ऑफ मास है वो कितना आ गया, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू ए। लेकिन ये ए तो आपको गिवन ही नहीं था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये ए तो मैं निकाल सकता हूं। और ये ए कितना आता है बच्चों, एग्जैक्टली ये ए भी सर आपका इतना ही तो आता है, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस वाली चीज को वहां पे पुट कर दो, जी छूट गया बच्चों। हाँ, यही उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बस मल्टीप्लाई करो तो ए सेंटर ऑफ मास कितना आ गया सर, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। रिजल्ट अच्छा है, याद रखना है तो याद रख सकते हो, हालांकि निकालने आता ही है तुम्हें। समझ आया? एक और ऐसा सवाल हो जाए, पक्का? चलो एक और ऐसा सवाल नोट कर लो इसको। देखो जरा, एक सवाल है आपके पास, ये आपके पास एक हाफ रिंग है, ठीक है, ये एक हाफ रिंग है और ये हाफ रिंग ना इस तरीके से घूम रहा है। इसके पास जो वेलोसिटी है घूमने की, वो वेलोसिटी आपकी v है, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे इसमें, मोमेंटम निकालोगे क्या? हाँ, फाइंड मोमेंटम ऑफ दिस रिंग। मास आपको m दिया हुआ है और रेडियस आपको r दिया हुआ है। सवाल यही है, फाइंड मोमेंटम ऑफ दिस हाफ रिंग। अभी मैं सवाल को तोड़ तोड़ के करवा रहा हूं, जब सब एक इकट्ठा होगा ना तब और मजा आएगा। चलो निकालो जरा, फाइंड मोमेंटम ऑफ दिस हाफ रिंग। चलो अटपटा है तो यहां देख लो फिर, लो हमें क्या निकालना है, मोमेंटम ऑफ दिस हाफ रिंग। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास इनटू वी सेंटर ऑफ मास। अब वी सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो एक चीज है ना, ओमेगा, ओमेगा आराम से सेम होता है, इसलिए ओमेगा अपॉन में आर सेंटर ऑफ मास लिख दोगे, लिख सकते हो? अरे हाँ कि ना, है ना, सर्कुलर मोशन इतना इसलिए पढ़ाया था आपको कि इन सब चीजों में दिक्कत ना हो। तो एम ओमेगा आर सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है सर, एम मास दिया हुआ था, ओमेगा को ओमेगा ही रहने दो। आर सेंटर ऑफ मास इस हाफ रिंग का कितना होता है, अगर नहीं याद है तो फटाफट चलते हैं अपन, ये वाला देखो जरा कितना था, आर सेंटर ऑफ मास 2r अपॉन में पाई। हाँ, 2r अपॉन में पाई यहां पे लिखिए, ये कितना हो जाएगा सर, 2r अपॉन में पाई है, तो पाई ऊपर चला जाएगा क्या, टू आर अपॉन में पाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बच्चों ओमेगा तो आपको गिवन नहीं है, ढंग से देखो एक एक चीज को, ओमेगा तो गिवन नहीं है, बट ओमेगा को मैं वी बाई आर लिख सकता हूं, और वी मेरा गिवन है, करेक्ट। तो P इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये कुछ तो गलत हो गया यार,
हाँ, है ना, वही कह रहा हूँ, कुछ तो मजा नहीं आ रहा, कुछ तो गलत हो गया। ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर होता है ना, तो वी इक्वल्स टू क्या होगा, आर ओमेगा होगा। ये आर जो है यहां होगा ओमेगा आर सेंटर ऑफ मास। अभी ठीक है, हाँ, तो ओमेगा ऐसे ही रहने दो। आर सेंटर ऑफ मास कितना था तुम्हारा, 2r अपॉन में पाई। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हो सर, v अपॉन आर इंटू 2r बाई पाई। आर से आर कट गया, मोमेंटम कितना आ गया, 2mv अपॉन पाई। लिख लो केजी मीटर पर सेकेंड, जो भी आया समझ। ये क्या हो गया, मोमेंटम आपका, डेट इज 2mv अपॉन पाई। ठीक ठीक सवाल था, यूज आ गया सेंटर ऑफ मास का, है ना। चलो नोट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें और अच्छे अच्छे सवाल कराता हूं। और हेडिंग देंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। देखो जरा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम को देखो। इसमें सबसे पहला एक कंडीशन है, इस थ्योरम के लिए सबसे पहले एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0। एक्सटर्नल फोर्स आपका नहीं होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट में। इंटरनली फोर्स पता नहीं कितने रख दो, 1000 इंटरनल फोर्स रख दो, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, अगर 0 होगा तो बड़े आराम से कह सकते हो सर ए सेंटर ऑफ मास भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। मास 0 हो नहीं सकता है, ए आपका 0 हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए सेंटर ऑफ मास 0 हो गया तो बड़े आराम से एक बात कह सकते हो कि सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 0 है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 है, यानी कि वेलोसिटी क्या है आपका, कांस्टेंट है। गुड वन। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है सर, m इंटू वी सेंटर ऑफ मास। मास तो पहले से कांस्टेंट है, v आपका अभी कांस्टेंट हो गया। अगर कांस्टेंट हो गया तो बड़े आराम से कहोगे सर p इनिशियल विल इक्वल्स टू p फाइनल। मतलब कि इफ F external is 0 on the system, then initial momentum will equals to final momentum। बात होगी क्लियर, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो। तो अगर F external 0 है, ये फंडा लगा सकते हो। अगर नहीं है 0 तो ये फंडा मत लगाना भाई। पता चल रहा है सर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगा के सॉल्व कर देते हैं, हर जगह नहीं लगाना, वहीं लगाना जहां F external क्या है, 0 है। हर एक का अपना अपना एक कंडीशन है, इस बात को ध्यान रखना। हम लोग सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ ये लग गया, यहाँ ये लग गया, क्यों लग गया, इसके पीछे का हर एक रीजन होता है, एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन को दिमाग में बैठा के रखना, तभी तुम सवाल निपटा सकते हो। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। इसी में एक टॉपिक और मैं रख रहा हूं, इफ सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड, सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हम फिक्स कर देते हैं, है ना, एक जगह है तो एक ही जगह रहेगा, ना ही वहां से हिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो अगर फिक्स हो गया तो बेटा ए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका 0 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी आपका 0 हो जाएगा, और ऑफ कोर्स ये बात है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तीनों बात समझ में आ गई, ये तीनों चीजें 0 हो जाएंगी। अगर इस बात को और ढंग से समझना है तो एक अच्छे से एग्जांपल को लेकर के मैं समझा सकता हूं, है ना। पहले इसको नोट कर लो फिर समझाता हूं, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए सवाल कर लेते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी एक बात लिखी है ना कि अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में 0 हो जाएंगे, है ना। इस बात को ढंग से अपने दिमाग में बैठा लो, है ना, क्लियर कर लो कि हाँ सर ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, इसके बेसिस पे मैं एक सवाल दे रहा हूँ, सवाल को ढंग से समझना।
यहाँ पे मान लो एक तरीके से एक प्लैंक रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास मान लो कैपिटल एम है। हाँ एचसीबी का ही सवाल है बेटा, ठीक है ना, मास इसका एम रखा हुआ है। एक लड़का है यहाँ, एक लड़का है यहाँ ये इसका मास दिया हुआ है स्मॉल एम, ठीक है, और ये जो सरफेस है ये सरफेस आपको दिया हुआ है स्मूथ है, ठीक है। तो अब ये लड़का ना इस एंड से निकल करके इस एंड पे पहुंचता है, ठीक है। प्लैंक की आपको लेंथ दी हुई है, ये लेंथ है आपकी एल, ठीक है। तो ये लड़का इस एंड से दौड़ करके इस एंड पे आता है, समझ गए बात को, ठीक है सर। क्या हो रहा होगा इसमें, इस एंड से निकल के इस एंड पे आता है, तो मैं लिख दे रहा हूं फाइंड, सवाल क्या था हमारा, हाँ लिखो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, ये प्लैंक है आपका, ठीक है। इन द टाइम इन विच बॉय, इन द टाइम इन विच बॉय क्या करता है भाई, इन विच बॉय रीचेज द अदर एंड, रीचेज द अदर एंड ऑफ प्लैंक, ठीक है। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है, ये प्लैंक है और ये इधर से इधर की तरफ जाएगा, तो सवाल मैंने कह दिया फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। अब देखो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आएगा सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, प्लैंक यहाँ रखा हुआ है, ये इसके ऊपर दौड़ रहा है, यहाँ प्लैंक की डिस्प्लेसमेंट कहां से आ गई। तो इस बात को ढंग से समझो, यहाँ क्या लिखा हुआ है स्मूथ, स्मूथ लिखा हुआ है ना, तो जितने फोर्स से ये आगे बढ़ेगा उतने ही फोर्स से ये पीछे भी तो जाएगा, क्योंकि स्मूथ है, समझ गए बात को। तो अगर ये लड़का, आंसर भी आ गया तुम्हारा, बोलो आंसर बोल लो यार, डिस्प्लेसमेंट कितना बता रही हो, स्मॉल एम, हाँ हाँ करेक्ट आंसर है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें पहले दिमाग लगा दिया कि हाँ सर ये चीज हो रही होगी, ठीक है। क्या हो रहा होगा, ये आगे की तरफ जा रहा होगा तो ये उससे से पीछे की तरफ आ रहा होगा। अब समझना ये कोई एफ एक्सटर्नल से आगे नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन से आगे, और ये पीछे आ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन से पीछे, क्लियर बात है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन से आगे बढ़ रहा होगा और ये स्टैटिक फ्रिक्शन से पीछे आ रहा होगा, करेक्ट, समझ में आ गया बात, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पे नेट फोर्स की, अगर हम बात करें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, पहले ये देखो, कंडीशन देखो, अप्लाई करो पहले, सर नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे कितना होगा, तो स्टैटिक तो इंटरनली हो गया, ये जितना इधर जा रहा है उतना इधर लग रहा है, तो ये तो जीरो ही मान लो, ठीक है। और क्या लग रहा होगा सर, लड़के पे नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, प्लैंक पे भी नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, ये भी इंटरनल फोर्स है, ये भी एक दूसरे को क्या कर लेंगे बैलेंस, मतलब कि यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि सर एफ एक्सटर्नल आपका क्या है, जीरो है, दिख रहा है ये चीज, अच्छा। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और बना देता हूँ, केस कैसा हो गया होगा, लड़का आ चुका है अदर एंड पे, ठीक है, मान लेते ये यहां से इतना पीछे डिस्प्लेस किया है x, तो लड़का कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ये पूरा l था, ये भी तो x हो गया होगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, सर l माइनस एक्स। लड़के की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी सर, यहां से अदर एंड पे दैट इज l माइनस एक्स, और प्लैंक ने कोई x डिस्प्लेसमेंट करी है, करेक्ट बात, ठीक है। लेकिन जो इसका एक्सटर्नल फोर्स जो जीरो है, तो इसमें बड़े आराम से कह सकते हो कि सर इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, फिक्स्ड है, सर सेंटर ऑफ मास क्या है, फिक्स्ड है। तो आप बड़े आराम से एक इक्वेशन लगा सकते हो, m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2, ठीक है। ये मैंने कहा था ना, अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स है तो ये इक्वेशन तुम यूज कर सकते हो। अपन ने कहां डिस्कस किया था इस इक्वेशन को, कहां डिस्कस किया था, ये देखो ये रहा, m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2, अगर आपका सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है। तो अब लगा दो यहाँ पे, इसका मास था कैपिटल एम, इसका मास था स्मॉल एम, तो जो कैपिटल एम वाला है उसका मैं लिख रहा हूं। अब इसका एक्स का पोजीशन क्या है बताओ, कहोगे सर m इंटू एक्स,
ठीक है। और m2 का जरा बात करें, स्मॉल m, ये कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। क्या आ गया यहां पे सर, mx ml माइनस का mx, करेक्ट। ये आ गया इधर की तरफ सर, mx प्लस mx इज इक्वल्स टू ml, x आपने कॉमन लिया, m प्लस m इज इक्वल्स टू ml, आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई ml अपॉन में m प्लस m। समझ आ गया, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे लड़का कितना डिस्प्लेस किया है, तो लड़का का भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे सर, l माइनस एक्स कर देंगे। तो ये तो प्लैंक का हो गया, बॉय का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये कितना आ जाएगा l माइनस एक्स, यानी कि l माइनस एम एल बाई एम प्लस एम। कितना आ जाएगा बच्चों ये सर, ये आ जाएगा कैपिटल एम एल अपॉन में एम प्लस एम। ठीक है, तुम्हें ये इक्वेशन लगाना था, ये भी इक्वेशन लगा सकते थे, नहीं तो तुम्हें एक बात तो पता ही थी, कहां गया वो फॉर्मूला, ये रहा क्या सर, अगर किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है बट आपका सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, तो आप बड़े आराम से लगा सकते हो x2 इज इक्वल्स टू m1d अपॉन में m1 प्लस m2, x1 इज इक्वल्स टू m2d अपॉन में m1 प्लस m2। आई बात समझ, ठीक है आगे बढ़ो। सवाल क्लियर हुआ बच्चों? एक सवाल और हो जाए, चलो एक सवाल और लिखो, जरा नाव तैरा देते अपन, है ना, नाव तैरा देते हैं। ये है पानी, ये नॉन विस्कस है, यहां रखिए एक बोट, ठीक है, बोट की लेंथ मान लो 10 मीटर मैंने दे दी, एक बालक इधर बैठा है, एक बालक इधर बैठा है, इस बालक का वेट है मान लो 80 किलो, इसका मान लो 20 किलो, ठीक है। अब तुम समझ ही गए होगे मेरा सवाल, क्या मैं करवाने वाला हूं। अगर दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो बोट में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, सवाल समझ गए मेरा, दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो बोट में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो इनिशियली बच्चों रेस्ट पर है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इफ बॉयज इंटरचेंज देयर पोजीशन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट, बोट का भी मास है, होना तो चाहिए वरना निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक काम करो, बोट का मास ले लो 100 किलो, ठीक है, बोट का मास है 100 किलो, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट इफ बॉयज इंटरचेंज देयर पोजीशन। चलिए, समय चाहिए या फिर आ गया आंसर, चाहिए ना समय, तो सेंटर ऑफ मास यहां भी क्या होगा फिक्स्ड, तो क्या लगाओगे सर। अब यहां पे क्या है ना, तुम्हें क्या ध्यान क्या देना है, लेफ्ट वाले सारे मोशन इक्वल कर दो राइट वाले सारे मोशन। अच्छा उल्टा हो गया क्या, अच्छा राइट इधर है बेटा, लेफ्ट इधर है, ठीक है। हाँ तो देखो जरा कौन भारी है सर, 80 किलो वाला है ना। अगर 80 किलो वाला इधर भाग रहा है तो ऑफकोर्स ये बात है, बोट जो है इधर भागेगा और बच्चा भी इधर ही भाग रहा है, करेक्ट। तो इसका मास अभी मैं लिख रहा हूं m1, इसका मैं मास लिखता हूं m2 और इसका मैं मास लिखता हूं कैपिटल M। तो मैं अगर इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा सर, m इंटू, पहले बोट बना लेते हैं, काम करते हैं बोट बना लेते हैं। इनिशियली बोट यहां पे था, बच्चे यहां थे, अब बोट थोड़ा पीछे आ गया होगा, बोट मान लेते हैं x पोजीशन पीछे आया है,
ये मान लेते हैं बोट कितना पोजीशन पीछे आया, एक्स पोजीशन पीछे आ गया। तो लड़का भी इधर ही आ रहा था, जो लड़का इधर की तरफ आ रहा था उसको इस एंड तक आने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा सर, ये वाला एंड तो हो जाएगा l प्लस एक्स, करेक्ट। अगर इसकी लेंथ l है तो l प्लस एक्स, और जो लड़का इधर से इधर की तरफ गया मतलब अब इस पोजीशन पर है, उसको कितना ट्रेवल करना पड़ रहा होगा सर, उसको करना पड़ रहा होगा l माइनस एक्स। ये बातें क्लियर हो गई, ये पोजीशन तुम्हें क्लियर होना चाहिए। सर बोट पीछे आया, मान लेते हैं बोट ने x डिस्प्लेसमेंट करा, तो ये जो लड़का है ये यहां से यहां जा रहा होगा, तो इसने वो x भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, फिर बोट की l लेंथ आई होगी उसे भी कवर किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया l प्लस एक्स। सेम यहां पे बताओ क्या हुआ होगा सर, बोट ने ये इधर आ रहा है, सॉरी ये इसका हो जाएगा l प्लस एक्स, इसका होगा l माइनस एक्स, जो कि इधर से इधर की तरफ आ रहा है। ये क्लियर हो गया ना। अब यहां पे तुम लिख दो 100 मास, मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, m इंटू एक्स डिस्प्लेस किया है प्लस छोटा वाला भी इधर की तरफ ही आया है m2, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया सर l प्लस एक्स, करेक्ट। दिस विल इक्वल्स टू वो जो इधर की तरफ आया है उसने कितना डिस्प्लेस किया m1 इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, m कितना है 100, x कितना है 10, x तो पता नहीं सर निकालना है, प्लस m2 कितना है बच्चों 20 kg, l कितना है 10, x कितना है पता नहीं, और m1 कितना है 80, l है 10 माइनस x। तो पहले तो मैं 0 0 हटा देता हूं, 0 0 0 हट गया, क्या आ रहा है 10x प्लस 20 प्लस 2x, इधर कितना आ गया 80 माइनस 8x, तो 10x 2x और इधर आ गया 8x, कितना हो गया बच्चों 20, 20x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20 कितना हो गया 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर। तो बोट कितना डिस्प्लेस कर रहा होगा, बोट 3 मीटर पीछे की तरफ आया होगा। बात आई समझ, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, एक और सवाल हो जाए, चलो नोट कर लो यहां तक। बोट देखो फटाफट अगला सवाल, बच्चों 2 मास रखे हुए हैं, एक मास है m1 और एक मास है आपका m2, इनके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। और ये m1 m2 इन दोनों ने क्या कर रखा है, इसको कंप्रेस कर रखा है, पहले से ये x0 कंप्रेशन पे है, ठीक है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है k। तो इनिशियली तो रेस्ट पर थे, इनिशियली रेस्ट पर थे, या फिर ऐसे कह लो हमने क्या किया, इसे रिलीज कर दिया। तो जैसे ही रिलीज करेंगे तो तुम्हें बताना है, क्या बताओगे क्या बताओगे क्या बताओगे, देयर मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। इफ दे रिलीज फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी of each mass। चलिए निकालिए जरा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ईच मास। देखो सबसे पहली बात तो सर इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या है आपका 0 है, हमें साफ साफ दिख रहा है सर एक्सटर्नल फोर्स क्या है आपका 0 है। जब आप इसको रिलीज करोगे तो रिलीज करते ही m1 इधर जाएगा m2 इधर जाएगा, एक v1 वेलोसिटी से जाएगा एक v2 वेलोसिटी से जाएगा, लेकिन वो स्प्रिंग फोर्स की वजह से जाएगा, वो इंटरनल फोर्स की वजह से जाएगा। मैंने कहा था इंटरनल फोर्स कितने भी हो जाए बट कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई अलग से एक्सटर्नल एजेंट आकर के फोर्स नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो मोमेंटम आपका क्या हो गया, कंजर्व हो गया सर, P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। फंडा कुछ ऐसा है सर, अब ये m1 मास है, ये m2 मास है, स्प्रिंग बिल्कुल ऐसा अपने नेचुरल लेंथ L पर आ चुका है,
ये रिलीज है बेटा, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा होगा, ठीक है। तो पहला अगर हम लगाएं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियली दोनों का तो जीरो होगा, क्योंकि किस पर है, रेस्ट पर है। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है ना, m इंटू वी, v क्या हो गया, जीरो। फाइनल कितना होगा सर, एक v1 से जा रहा है m1 v1, एक v2 से जा रहा है माइनस का m2 v2 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं माइनस का m2 v2, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर एक को पॉजिटिव मानोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पे हो गया m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। आंसर आ गया, क्या है आंसर, चलो देखो क्या आता है। तो यहां पे दिख रहा है सर दो वेरिएबल हैं, तो एक और इक्वेशन तुम्हें बनानी पड़ेगी, कौन सी सर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियली इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी या कोई पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली तो दोनों का सर जीरो प्लस जीरो, एक ही पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है, दैट इज हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट कंप्रेशन था, ठीक है। दिस विल इक्वल्स टू, अब दोनों में एनर्जी आ गई होगी, क्योंकि एक v1 से जा रहा है, एक v2 से जा रहा है, तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वो अपनी नेचुरल लेंथ पर है सर, करेक्ट, ठीक है। तो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, मैं लिखना चाहूंगा इसको डायरेक्ट, के एक्स नॉट का स्क्वायर विल इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, हाफ हाफ कॉमन लेकर के कट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। अब ये जो वैल्यू थी ना, इसमें से निकाल लो, v2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी सर, m1 v1 अपॉन में m2, यही हो जाएगा। ये v1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, के एक्स नॉट का स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 की वैल्यू कितनी होगी सर, m1 v1 अपॉन में m2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं सर, के एक्स नॉट का स्क्वायर विल इक्वल्स टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन में m2 का स्क्वायर नहीं होगा, m2 और नीचे m2 का स्क्वायर, तो ये एक ऐसे कट गया, कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा यहाँ पे, अगर मैं v1 का स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा सर, m1 प्लस m1 का स्क्वायर अपॉन में m2, यही बचेगा। अब यहां से तुम्हारी v1 की वैल्यू निकल के आ गई है, इसको सॉल्व करना चाहो थोड़ा तो कर सकते हो सर, के एक्स नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा m2 m1 प्लस m1 का स्क्वायर अपॉन में m2, तो यहां से v1 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट के एक्स नॉट, m यहां आगे मल्टीप्लाई कर दो, m2 के एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन में m2 प्लस m1, सॉरी m2 m1 प्लस m1 का स्क्वायर, यही आ रहा है तुम्हारा v1। क्या m2 को वेट से भी हो सकता है, मैंने मना नहीं किया, बस तुमने वहां पे सबका सेम ले लिया ना, तो इस वजह से वो गलत हुआ, कर सकते हो उसको ढंग से देखो, तो मैंने एक तरीके से वही चीजें लगाई है, ठीक है, बात वही है। ये हो गया, नोट कर लो इसको। अब एक लास्ट सवाल कराऊंगा आज का, ठीक है, नोट कर लो। लास्ट सवाल आज का, देखो सवाल में ना दम नहीं है, ढंग से सुनना, सवाल में दम नहीं है, सवाल नॉर्मल है, कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल है,
बस तुम्हें फंडा पता होना चाहिए कि हाँ सर ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए सवाल करवा रहा हूं। बॉम्ब एक्सप्लोजन, तो मान लो काम कराता हूँ, तो इसके बाद ना एक टॉपिक और कर लेंगे अपन, रेन ड्रॉप वाला, है ना, कि रेन जो है, रेन ड्रॉप किसी भी सरफेस पे कितना फोर्स लगाती है, बहुत सिंपल सा है। इसे लास्ट नहीं रखेंगे, एक इसका थोड़ा सा और कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये कोई बड़ा सा बम रखा हुआ है यहाँ, तो ये क्या होगा ना बच्चों, ये फटेगा। सुनो मेरी बात, ये फटेगा, और फटेगा तो इसके बहुत सारे पार्टिकल्स, पता नहीं इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ कहीं कहीं ना कहीं चले जाएंगे, करेक्ट। तो एक काम करते हैं ना, एक सवाल से ही करते हैं, एक सवाल से ही करते हैं। सवाल करने से पहले ना मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, चलो। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, वो फटेंगे इधर उधर सब जगह, कहीं ना कहीं जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा? होगा। कितने लोग कह रहे होगा? हाथ उठाओ जरा, देखो कितना कौन, बस तुम्हारा यहाँ से, और कोई? चलो मैं डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा। क्यों कंजर्व होगा? ये फट रहा है तो किस वजह से फट रहा है? इसके अंदर कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तभी तो ये फट रहा होगा। कोई ऐसा थोड़ी आ करके इस पे ऐसा कुल्हाड़ी चला दिया हो तो फट गया हो, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। कोई एक्सटर्नल फोर्स आके थोड़ी लगा होगा। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो रहे होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, इस वजह से ये फटा होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे कितना है? जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या हो गया? कंजर्व। और अगर मोमेंटम कंजर्व है तो बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है कि सर इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बम फटेगा तो बम फटने पर मोमेंटम आपका उसका कंजर्व रहेगा, ठीक है, बस इतना सा सोचना है। अब इसी के बेसिस पे एक सवाल ही लिख लो डायरेक्ट। तो सवाल में मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूं कि आपके पास ग्रेविटी फ्री स्पेस है, और ये मान लो ये है 5 kg का बम है, ठीक है, और एक पार्टिकल इसका यहां फेंकाया, 1 kg यहां आया, 1 kg मान लो यहां आया, 1 kg मान लो यहां आया, ठीक है। और इसका मान लो ये इधर भाग रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, ये भाग रहा है ऊपर की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से, और ये भाग रहा है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा सर, अभी तो 5 किलो का था, 3 किलो का हिसाब मिला, 2 किलो तो अभी बचा हुआ है। तो लिखो जरा, सवाल लिखो। The explosive disintegrate into 4 parts. This explosive disintegrate into 4 parts. Disintegrate into 4 parts, in which 3 parts of each of mass 1 kg, 3 parts each of mass 1 kg are moving as shown in figure, ठीक है, आर मूविंग एज सोन इन फिगर। मैंने बता दिया ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ फोर्थ पार्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट ऑफ कोर्स सी बात है कितना किलो का होगा? दैट इज 2 kg। 2 kg वाले का कितना होगा वेलोसिटी बताना है, निकालिए। देखिए बच्चों, इसमें मोमेंटम तो कंजर्व है, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। सर पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। इनिशियली क्या है? रेस्ट पर है। मोमेंटम इनिशियली क्या होगा? जीरो। फाइनल क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो 1 kg वाला इधर गया तो 1 इंटू 6 आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ गया है, प्लस दूसरा मास है 1 kg ऊपर गया है तो 1 इंटू 8 जे कैप, और एक इधर की तरफ आया है, कितना है भाई? 1 इंटू
10 का k कैप, और एक और है, किधर गया है वो, एक और है 2 kg वाला, किधर गया है पता नहीं हमें, हमने v लिख दिया सब, प्लस का 2 kg वाला इंटू उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। अब यहां पे देखो कितना आ गया, 0 इज इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप प्लस का 2v, ये सब उधर गया, नेगेटिव में चला गया, तो 2v इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 6i कैप माइनस का 8j कैप माइनस का 10k कैप, तो 2 से सबको कैंसिल करो, क्या हो गया, माइनस का 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 5k कैप, ये आपकी वेलोसिटी निकल के आ गई। अब तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आ गया, 5√2 मीटर पर सेकेंड। बात आ गई समझ, सिंपल था ना, कैलकुलेशन तो देखो सिंपल था, बस इतना ध्यान रखना है कि मोमेंटम कंजर्व होगा, आसान सा सवाल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे रेन ड्रॉप की, इसको नोट करो, और रेन ड्रॉप के ऊपर बात करेंगे। अच्छा एनर्जी, मैंने कहा मिनिमम एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन भी निकालो, सवाल मैंने एक और ऐड ऑन कर दिया है कि मिनिमम एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, तो सारे के सारे पार्टिकल किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ उड़ रहे हैं, यानी सबके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, सबके काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो, ठीक है, हाफ 1 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस हाफ 1 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस हाफ 1 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू 5√2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 प्लस 100, कितना आ रही है, 150 के आसपास आ रही है क्या, हाफ 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 है ना, हाँ 150 है बेटा। यू मिनिमम जो है 150 जूल है, कि सर मिनिमम एनर्जी तो इतनी होगी ही, ठीक है, मिनिमम है, ज्यादा कितना भी हो सकता है, मान लो क्योंकि साउंड के टर्म्स में निकल रहा होगा, हीट जो निकल रहा है वो अलग हो गया, ठीक है, बट मिनिमम तो सर इतनी होगी, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट इज फोर्स बाय रेन ड्रॉप on the surface, समझना बच्चों, मान लेते हैं कोई एक सरफेस है अपने पास, इस पे ना बारिश की बूंदें आ रही हैं, टकरा के जा रही हैं, बहुत सारी बारिश की बूंदें ऐसे आ रही होंगी और ऐसे ऐसे टकरा के जा रही होंगी, ठीक है, ऐसा तो होता ही है ना, बारिश की बूंदें ऐसा थोड़ी है गिरी और बस बैठ गई, आती हैं टकरा के जाती हैं, किसी इनिशियल मोमेंटम के साथ आती है और किसी फाइनल मोमेंटम के साथ निकल जाती है, ठीक है, इनिशियली मोमेंटम मान लेते हैं पी इनिशियल है, फाइनली कितना है, पी फाइनल है। तो पहले मैं लिख रहा हूं मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन रेन ड्रॉप, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन रेन ड्रॉप, तो एक रेन ड्रॉप का कितना होगा बच्चों, तो डेल्टा पी सर एक का आपका होगा सर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही होगा। इफ एन नंबर ऑफ, लेकिन इसमें एन लिखना सही नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे रेन ड्रॉप आएंगे ना, तो मुझे नंबर ऑफ बबल्स पर यूनिट टाइम लेना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ बबल्स पर यूनिट टाइम लेना चाहिए। चलो आगे मैं निकाल दूंगा, अभी एन ले लेते हैं, एन नंबर ऑफ रेन ड्रॉप, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों,
चलो ऐसे लिखते हैं, इफ m नंबर ऑफ रेन ड्रॉप इज स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस, striking on the surface, then for time t भी लिख लो, for time t, अगर किसी t टाइम के लिए n नंबर ऑफ रेन ड्रॉप स्ट्राइक कर रहा है सरफेस को, तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा सर, फोर्स विल इक्वल्स टू n डेल्टा p नेट अपॉन में t आ जाएगा। क्या फोर्स यही तो होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टोटल टाइम टेकन। तो इसी रिजल्ट को तुम याद रखो, ये जो n बाई टी है इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल n, तो स्मॉल n डेल्टा p, ये फॉर्मूला है आपका। स्मॉल n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉप पर यूनिट टाइम। ऐसा कुछ खास रॉकेट साइंस ऐसी चीज नहीं है, बट हाँ एक बार डिस्कस करना जरूरी है, इसमें मैंने डिस्कस कर लिया। एक सवाल इसी के बेसिस पे करा देता हूं, थोड़ा सही हो जाएगा मामला। सवाल है, ये एक सरफेस है बच्चों, इस पे बिल्कुल ऐसा बारिश ऐसे आ रही है, बारिश के आने की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और बिल्कुल ऐसे सीधे लौट जा रही है, और लौटने की स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बारिश आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, लौट रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स पर यूनिट पर सेकेंड जो है वो है 10,000। देखो 10,000 ड्रॉपलेट्स आर स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकेंड, 10,000 droplets striking the surface per second. Find the force on surface. On the surface. चलिए बताइए जरा, इसका मास जो है वो दिया हुआ है 2 ग्राम। हर एक ड्रॉप का जो मास है ना, वो मास आपका 2 ग्राम है हर एक ड्रॉप का। कर ही देता हूं, है ना, देख ही लो सॉल्यूशन। कितना आया, 600 न्यूटन, करेक्ट आंसर। मैं वही कह रहा हूं कि बस आसान सा सवाल है, बस एक बार डिस्कस होना जरूरी होता है। तो फोर्स क्या होगा सर, सर वो होगा एन डेल्टा पी। एन कितना है आपका 10,000, डेल्टा पी निकाल लो। एक काम करो, पहले डेल्टा पी निकालो फिर करेंगे। डेल्टा पी क्या होता है सर, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना होगा सर, मास है आपका 2 ग्राम, 2 इंटू 10⁻³ kg। वेलोसिटी कितनी है जाने की, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने ऊपर जाने वाली वेलोसिटी को प्लस माना है, नीचे आने वाली वेलोसिटी को माइनस माना है, तो क्या होगा सर, यहां पे तो ये प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें आप माइनस करोगे 2 इंटू 10⁻³ kg इंटू इनिशियली कितने से आ रहा था 20 से, बट आने वाली को मैंने क्या कह दिया, नेगेटिव डायरेक्शन मैंने लिया है, दिस इज ऑफ कोर्स माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। तो 2 इंटू 10⁻³ तो बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया बच्चों 30 हो गया क्या, तो ये कितना हो गया 30 दूनी 60, यानी मैं इसको लिखूं तो 6 इंटू 10⁻⁻², यही आपका मोमेंटम आ गया केजी मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। फोर्स का फॉर्मूला क्या था सर, एन डेल्टा पी। एन क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है 10,000। मोमेंटम कितना दिया हुआ है सर, 6 इंटू 10⁻⁻²,
तो 2 0 कटा, कितना आ गया 600 न्यूटन। जितना ये फोर्स लगा रही होगी रेन ड्रॉप सरफेस पे, सरफेस भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो यही फोर्स आपका आ गया सरफेस का। आगे बात समझ में? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रख